चलिए भाई, पिछली क्लास में जो अपन ने जो चर्चाएं करी थी वो करी थी अपना कार्यपालिका और अपनी जो विधायिका है उसके बारे में पूरी डिटेल से अपनी चर्चा हो चुकी थी। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो न्यायपालिका और संघीय जो शासन है, जो अपना केंद्र का बात करें उसमें ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है। हाँ, अब जो अगले जो टॉपिक है जैसे विधानसभा विधान राज्यों की बात करें, बस जो चीजें अपन लोकसभा पढ़ी वही चीजें दोबारा रिपीट होनी है, आर्टिकल चेंज होने हैं, तो अगली चीजें थोड़ा सा फास्ट होंगी। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही में आपको हाई कोर्ट भी साथ में करवा देंगे, दोनों चीजें आप पे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च न्यायालय जो है, आज आप बात करें देश का सबसे बड़ा क्या है भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट या सबसे बड़ा कोर्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद इससे छोटा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। और फिर हाई कोर्ट के बाद यदि हम बात करें यहाँ पर, वो होता है आपका फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा होता है भाई, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो न्यायालय और एक होता है आपका जिला न्यायालय। बस इन्हीं के ऊपर अपन चर्चा करनी है। चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, पूरा डिटेल में चर्चा होगी। जोन से आर्टिकल अपने पेपर में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर आप चर्चा भी करेंगे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, भारत के अंदर हम बात करेंगे और भारत में चाहे बैंक हो, चाहे कोर्ट हो, कोई भी चीज हो, हाई कोर्ट हो, वो सभी के सभी कौन लेकर आए थे, अंग्रेजी लेकर आए थे। तो याद रखना भाई, 1773 की बात है। 1773 में एक एक्ट आता है जिसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया था, भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता था, जो कंपनी किस प्रकार से भारत के अंदर शासन करेगी, क्योंकि भारत में एक कंपनी आई थी जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है। हाँ हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार शासन करेगी उससे संबंधित एक्ट आते थे, चार्टर एक्ट। तो 1773 में कंपनी के द्वारा लाया गया पहला एक्ट पूछा जाए, प्रथम एक्ट वो कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था, लेकिन भारत में लागू कब हुआ था, वो 1774 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक प्रावधान किया गया था, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन नाम उसका सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे उसके। ठीक है, बस नाम रखा गया था। अब ये मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे आज अपने देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट किसका है, भारत के 28 के 28 राज्य, 8 के 8 यूनियन टेरिटरी, सभी के मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सभी का है। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपना जो कोर्ट बना था सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ किसके लिए, कलकत्ता के लिए और बंगाल, जो कलकत्ता है, बिहार है और उड़ीसा है, सिर्फ इन्हीं जगहों के लिए ही काम करता था। नाम सुप्रीम कोर्ट जरूर था इसका, लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं थे, याद रखना। बस अपने से पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट आया था, वो पहला सुप्रीम कोर्ट, वो ध्यान में रखना है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। अब यदि बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1774, कहां पर हुई थी भाई, कलकत्ता के अंदर हुई थी, याद रखना। प्रश्न क्या बनेगा भाई, बताइए सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कौन से एक्ट में था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1774 कलकत्ता में। नाम सुप्रीम कोर्ट था लेकिन काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं। फिर 1862 में जाकर इसी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया था, याद रखना। चलिए आगे, इसके अंदर जो टोटल जज थे भाई वो कितने थे, 4। 1 + 3, एक क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक मेन जज होता था और हर बार एक आपन लिखना, याद रखना। एक तो यहाँ पर क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, याद रखना, और 3 इसके साथ हेल्प करने के लिए थे। ठीक है, और ये सारा का सारा जो प्रावधान किया गया था, उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उनका नाम क्या था भाई, वारेन हेस्टिंग।
हाँ, वारेन हेस्टिंग उनका नाम था, याद रखना। एक लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं और एक वारेन हेस्टिंग। इसलिए प्रश्न पूछा जाए भारत में न्यायपालिका का जो जनक है वो वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है। इसी के टाइम ये सिस्टम अपना आया था। वारेन हेस्टिंग कौन थी, तो याद रखना ये बंगाल के गवर्नर जनरल थी। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी के टाइम पर भारत में सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर टोटल जज कितने थे, 4। लेकिन यहाँ 4 में से अपन याद रखना है जो मुख्य जज था उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे था। इस बात को याद रखना। एलिजा इम्पे जो है भारत के अंदर पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये नाम पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से, क्योंकि अपन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। बताइए भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट का जब प्रावधान किया गया उसके चीफ जस्टिस कौन बने थे, तो एलिजा इम्पे बने थे। इस बात को याद रखना। हाँ, ये अंग्रेजी थे और इसके अंदर जो 3 जज थे वो भी अंग्रेजी थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। आगे हम बात करेंगे। ये चीजें आपने याद रखना पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर। अब हम चलिए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये बना था सिर्फ बंगाल के लिए। ठीक है, किसके लिए बना था, ये सिर्फ बंगाल के लिए बना था। और बंगाल के साथ ही उस टाइम पर कौन सा, उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार के मामले भी कौन सुनता था, यही बंगाल वाला ही सुनता था। प्रेसिडेंसी जो थी अपनी वो कौन कौन सी थी, एक तो बंगाल थी, एक मद्रास थी और एक बॉम्बे थी। मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। लेकिन पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहां पड़ा था, बंगाल में। हालांकि इनके अंदर भी एक एक कोर्ट बना था, बाद में बने थे 1820 में और 23 के अंदर, ठीक है। लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ही थे, मतलब इनको नाम सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, लेकिन थे ये क्या, एक्चुअल में हाई कोर्ट ही थे, जो आज के हाई कोर्ट है। लेकिन फिर इन तीनों को 1862 में क्या कर दिया गया था, हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट और ही बनेगा अपना पूरे देश का, ठीक है। फिर हर राज्यों के अंदर क्या बनने लगे थे, प्रांतों के अंदर हाई कोर्ट बनने लगे थे, ठीक है। यहां से सिर्फ अपना यही बनना है, पहला सुप्रीम कोर्ट अपना 1774 कलकत्ता के अंदर बना था। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। ये तो फिर जो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट बताया, आगे जाकर ये क्या बन गया, हाई कोर्ट बन गए। अब हम बात करते हैं अगला। भारत में एक एक्ट आता है 1935 भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसके अंदर भी क्या थे, बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन मैं वो प्रावधान पढ़ा रहा हूं आपको जो अपने किससे जुड़े हुए हैं, कोर्ट से हैं। इसके अंदर क्या किया गया भाई, दिल्ली के अंदर एक संघीय न्यायालय की स्थापना करेगी, और संघीय को आप बोलते हैं फेडरल कोर्ट। कई बार हिंदी में लिखा आ जाता है फेडरल कोर्ट की स्थापना बताइए कौन से एक्ट के तहत हुई थी, 1935 भारतीय शासन अधिनियम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की। याद रखना इसकी स्थापना कहां पर भाई, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर हुई थी। अब सुनना फेडरल कोर्ट क्या होता है, ठीक है। भारत में अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, एक सुप्रीम कोर्ट वो कलकत्ता में बना था, लेकिन वो नाम का सुप्रीम कोर्ट था, एक्चुअल में वो था हाई कोर्ट ही। अब देखिए ये फेडरल कोर्ट क्या होता है, संघीय न्यायालय। अब जैसे मान लीजिए अपना कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, अब अपन इसकी अपील करनी है तो कहां करेंगे, हाई कोर्ट में। अपील कहां कर देंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं हुए तो अब हम कहां करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। जे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं तो फिर कहां करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। यानी लास्ट डिसीजन कौन करता आज, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1937 के अंदर ये अपना बनाया था संघीय न्यायालय, इसको संघीय न्यायालय बोलते थे यहां पर, और इसकी भी अपील कहां की जाती थी, लंदन की प्रिवी काउंसिल के अंदर की जाती थी। कहां की जाती थी भाई, लंदन। लंदन की जो प्रिवी काउंसिल थी, काउंसिल, वहां पर क्या की जाती थी भाई, इसकी अपील की जाती थी। तो क्या उस टाइम पर ये सुप्रीम कोर्ट था,
नहीं था। तो ऐसा कोर्ट जिसकी अपील आगे की जाती है उसे फेडरल कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल। जैसे ये क्या है, एक फेडरल कोर्ट की एग्जांपल होगी। इस तरीके से अपने वाला जो 1937 के अंदर जो अपना कोर्ट बना था वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, वो क्या था? फेडरल कोर्ट था, यानी एक संघीय न्यायालय था। और संघीय न्यायालय वो होते हैं जिनकी अपील कहाँ की जा सकती है? लंदन में। और आराम से अंग्रेज जो आरोपी आकर दे आराम से लंदन में जाकर क्या हो जाते थे? बरी हो जाते थे। और इसी जो संघीय न्यायालय है, याद रखना, इसी संघीय न्यायालय को फिर आपने क्या कर दिया? 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को भारत का क्या कर दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। ठीक है। हाँ, मतलब 37 में बना था, इसकी अपील कहाँ की जाती थी? लंदन में। लेकिन 28 जनवरी 1950 को आपने ये लंदन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, ये क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? बस फेडरल कोर्ट नहीं, अब ये क्या बन गया? संघीय न्यायालय बन गया। तो आपसे पूछा जाए कि जो फेडरल कोर्ट था वही एक्चुअल में अपना क्या है? सुप्रीम कोर्ट है आज का। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना याद रखना फेडरल कोर्ट का ही एक एग्जाम्पल है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो बताइए, अब आपसे पूछा जाएगा जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय जब इसकी स्थापना हुई थी तो दिल्ली के अंदर इसमें जो टोटल जज होते थे वो भी कितने थे भाई? 4। ठीक है। हाँ, 4 नहीं आएंगे इसमें, मेरे हिसाब से 7 आएंगे, आगे बढ़ गए थे, याद रखना। चलिए, तो यहाँ पर आपके 1 + 7 टोटल 8 जज के रूप में काम करते थे। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर मुख्य जज का नाम याद रखना, उसका नाम क्या था भाई? मैरिस गवेयर। क्या नाम था भाई? मैरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर जो थे वो हमारे संघीय न्यायालय, देखिए लॉर्ड इम्पे जो थे वो क्या थे? जो कलकत्ता में कोर्ट बना था उसके जज थे। प्रश्न पूछा जाए, हाँ, संघीय न्यायालय के जो मुख्य जज जो बने थे पहले वो कौन थे? मॉरिस गवेयर थे, याद रखना, ये नाम पूछा। इसके बाद फिर कोई और मुख्य जज बना होगा, फिर और बना होगा, इस तरीके से आपके बनते रहे। और जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जेकुनदास, जे से बनता जेकुनदास, हीरालाल जी कानिया इसको बोल देते हैं यहाँ पे, याद रखना। हाँ, यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ ये सुप्रीम कोर्ट था या फेडरल कोर्ट था? फेडरल कोर्ट। तो ये उस टाइम पर किसके जज थे? फेडरल कोर्ट के ही जज थे। और जैसे 28 जनवरी को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना तो इसको क्या कर दिया गया? भारत का पहला जज मान लिया गया। अब ये फेडरल कोर्ट का नहीं, भारत का पहला जज बना, इसलिए आज आप इसको क्या बोलते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इसका कब लगना स्टार्ट हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। तो ये बात याद रखना है आपने। तो यह सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध क्या की जाती थी? तो ये क्या था भाई? अपना 1937 में बना जो फेडरल कोर्ट था। दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना कॉन्सेप्ट की। अब ये तो बात आ गई, अब थोड़ा सा इस कोर्ट के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, देख एक अपना आज सुप्रीम कोर्ट होता है, इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक कोर्ट होता है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो सुनिए ध्यान से, मेरे को कोई बता सकता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है किसका एक अंग है, किसका एक पार्ट है? यूएनओ के टोटल कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। वर्तमान में काम कितने कर रहे हैं? हाँ, 5। कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। एक ऐसी जो अपना अंग है जो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बारे में आप जब यूएनओ पढ़ोगे। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। लेकिन अपना, हाँ, 1945 में 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस। उसी यूएनओ का एक पार्ट है। बाकी यूएनओ आप स्टैटिक जीके में पढ़ोगे। आप एक कोर्ट की बात कर लेते हैं, बाकी वो टॉपिक फिर लंबा हो जाएगा बस। हाँ, अब हम बात करते हैं उसी यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम क्या भाई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। प्रश्न पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूएनओ की कब हुई थी? 45 में। लेकिन उसी का एक पार्ट ऐसा था जो 46 में बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बाकी सारे इसी टाइम। सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है। लेकिन याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? हेग में, दी हेग। और दी हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड कहां है? यूरोप महाद्वीप में।
यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, याद रखना। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड दी हेग के अंदर है। हाँ, इसके अंदर जो टोटल जज होते हैं भाई, वो टोटल जज कितने होते हैं? 15 जज होते हैं, इस बात को याद रखना आपने। और उन 15 जो जज होते हैं, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट है, आज अपने सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं? 34। कितने होते हैं? टोटल 34 होते हैं। इसी प्रकार पूरी दुनिया का जो कोर्ट होता है उसमें टोटल जज कितने होते हैं भाई? 15 जज होते हैं। अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जज होता है वो 65 साल की उम्र में क्या हो जाता है? रिटायर होता है, याद रखना। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है भाई? 9 वर्ष होता है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना। कितने साल होता है? 9 वर्ष होता है। ये पॉइंट्स आपने याद रखना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहां पर जो इस इंटरनेशनल कोर्ट अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसके अंदर जो 15 जज होते हैं, अपने कोर्ट में कितने जज होते हैं बताइए? 34 होते हैं। और 34 में से एक क्या होता है? सीजीआई होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी क्या होते हैं? टोटल 15 जज में से एक मेन होता, मुख्य होता है। और उस मुख्य को बोलते क्या है यहां पर? अध्यक्ष, चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोलते हैं। बाकी जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी इन्हीं 15 जजों में से एक क्या बनता है? अध्यक्ष। ये मैं आपसे प्रश्न पूछूं, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है? तो सूर्यकांत शर्मा दोगे उत्तर। अब आज तो अपना ये है, बाकी अन्य जो होंगे वो अलग होंगे। लेकिन यहां पर आपसे ये नहीं पूछेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो ऐसा नहीं बोलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है, वो अध्यक्ष देगा चेयरमैन। तो चेयरमैन वर्तमान में हमारे बदले हैं 2025 में, जिनका नाम क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है, और उनका नाम है यूजी इवासावा। यूजी इवासावा जो हैं वो हमारे 2025 के अंदर नए हमारे क्या बने हैं भाई? इंटरनेशनल कोर्ट के क्या बने हैं? अपने अध्यक्ष बने हैं। कौन से देश से? ये जापान से हैं। कौन से देश से? ये जापान से बिलोंग करते हैं। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए, हाँ, जापान से बिलोंग। अब देखिए टोटल जज कितने होते हैं यहाँ पर? 15। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। भारत के अंदर भी इसके अंदर क्या रहे हैं भाई? जज रहे हैं। कौन कौन रहे हैं याद रखना? BN राव। BN राव जो है इंटरनेशनल कोर्ट में क्या रह चुके हैं? जज के रूप में। आगे नाम आता नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह भी क्या रह चुके हैं भाई? जज रह चुके हैं। रघुनंदन पाठक जो हैं ये भी क्या रह चुके हैं? जज रह चुके हैं। दलबीर भंडारी भी क्या है? जज है। और ये वर्तमान में भी क्या है? हमारे वहां पर जज के रूप में। लेकिन ये कौन से जजों के रूप में काम कर रहे हैं? 14 जजों के रूप। जो हमारे 14 जज है ना, अन्य जज हैं, उनके अंदर ये काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर मुख्य जो जज हैं वो कौन है? यूजी। जो अध्यक्ष है वो याद रखना यूजी साहब है। अब यहां पर हम बात करें वर्तमान में भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भारत का कौन सा व्यक्ति जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज है? दलबीर भंडारी। और ये 2027 तक कंटिन्यू रहेगा, इस बात को याद रखना। इसका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है, याद रखना। हाँ हाँ, अब देखिए यहां पर वो तो पूरी दुनिया को संभाल रहा है। हाँ, अब यहां पर रघुनंदन जो पाठक है, याद रखना, ये एकमात्र ऐसा न्यायाधीश है जो इंटरनेशनल और भारत के सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर काम कर चुका है। ऐसा जज बताइए जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी काम कर चुका है और भारत का सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर चुका है, वो कौन है? रघुनंदन पाठक हैं। उसके बाद नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अब तक एकमात्र ऐसा भारतीय है या प्रथम भारतीय जो क्या बने हैं भाई? इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर अध्यक्ष भी बने हैं। यानी इन्होंने किस पद पर काम करे हैं? अध्यक्ष के पद पर। हाँ, यानी अध्यक्ष। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर पहला भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? BN राव। और मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट में पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना था? नागेंद्र सिंह। दोनों पर्सन आपने अच्छे से याद रखना है। अध्यक्ष पहला पूछे तो कौन आएगा? नागेंद्र सिंह। और जज पूछे, होता तो ये भी जज है और ये भी जज ही है, बस इसको अध्यक्ष बोला जाता, मेन हो जाता, ये मेन नहीं बने थे। तो ये पॉइंट्स आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में।
ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से भाग में आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर क्या दोगे? भाग नंबर 5, क्योंकि अभी तक आप कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? 5। आर्टिकल पूछा जाए तो 124 से लेकर 147 तक, और अपने इस भाग के अंदर टोटल 5 चैप्टर भी हैं, अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कौन से में है? चौथा अध्याय में। पहला में आप वो कार्यपालिका पढ़ लेते हैं, ठीक है, दूसरे में आप विधायिका पढ़ लेते हैं, और तीसरा पार्ट में आप जो है आर्टिकल 123 अध्यादेश को पढ़ते हैं। और हाँ, उसके बाद भाग चौथा अपना ये बन जाता है। फिर कैग के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग से रह जाता है। अब हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? अभी बताया था मैंने, 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और प्रश्न पूछा जाएगा इसका उद्घाटन किसने किया था? चैप्टर नहीं, चैप्टर अपने क्या होता है, जो एक पार्ट होता है ना, अनुसूची अलग चीज है, पार्ट होता है। ठीक है, इस भाग 5 के अंदर क्या दे रखा है भाई? राष्ट्रपति भी दे दिया, प्रधानमंत्री भी दे दिया, सभी इनको फिर अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उनको चैप्टर बोलते हैं। चलिए अब मैं बात करूं, यहां पर ध्यान से सुनना भैया। आगे जो भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कोई बता सकता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किसने करा था उस टाइम पर? यानी जो पिता कटा था, वेलकम जो करा था, वो किसने करा था? तो वो याद रखना, MC शीतलवाड़। कौन थी MC शीतलवाड़? कौन थी, बता सकते हो? पढ़ा तो था, क्या पढ़ा था बताओ? उपराष्ट्रपति थे? नहीं थे। और बोलिए, तो ये क्या थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? तो MC शीतलवाड़ थी। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमनी है, लेकिन पहला कौन था? MC शीतलवाड़। आर्टिकल 1 कौन सा पढ़ा था? 76, 76 और एक 88। 76 में इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा हुई थी एक एक, और 88 में क्या था भाई? ये क्या कर सकता है? मीटिंगों में भाग ले सकता है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं करेगा। चलिए बताइए, इसकी स्थापना जो करी गई थी 28 जनवरी 1950 को, और इसका पहला जज कौन बना था? हीरालाल जे कानिया, क्योंकि 28 जनवरी से पहले 27 जनवरी था। ठीक है, उस टाइम पर ये क्या था? फेडरल कोर्ट था, उसी को अपन ने क्या बना दिया था? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, इस जैसे अपना नेशनल सेंटेंस है, इसी प्रकार हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी एक मोटो सेंटेंस है, और वो याद रखना, यतो धर्म सतो तथा जय, याद रखना आपने इसके बारे में। और भारत का नेशनल सेंटेंस कौन सा है? सत्यमेव जयते। बताइए नेशनल सेंटेंस बना कब था? 24 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये चीजें बनी थी, याद रखना। तो हाँ जी, इसका धर्म स्तोत्र जय का मतलब क्या होता है भाई? अपना यहाँ पर धर्म की जो धर्म से समझ भाई, अपना किसी भी धर्म को लेकर, ठीक है, हाँ, न्याय के सामने कोई भी धर्म नहीं होगा, उसका सर्वतः मतलब सभी के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यदि हम बात करें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था, इस सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते थे? तो वो 8 में से एक मेन और 7 क्या थे? अन्य थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, अभी जैसे आपने पीछे 4 लिखा है, वो 4 गलत था, तो टोटल जज कितने थे? 8 थे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमारे पास इन 7 में से और 8 में से एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश, और बाकी क्या है? आपके 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और ऐसे करते करते इनकी संख्या आज कितने हो चुकी है? 34। तो बताइए 1956 के अंदर हमारे पास 1+10 यानी 1+10 यानी हमारे पास जज थे, यानी अपने पास 7 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 10 कर दिए गए। फिर 1978 में आपने कितने कर दिए भाई? ये बढ़ाकर 1+17 यानी 7 फिर बढ़ा दिए। ठीक है, हाँ, यानी 1960 में कितने करे थे? तो याद रखना भाई, आपके 12+1, ठीक है, फिर इतने कर दिए। फिर आपने कितने कर दिए यहाँ पर? 25+1, और फिर आपने कितने कर दिए? 30+1, और आज कितने अपने पास? 33+1, यानी ये एक तो मेन रहे ही रहेगा। ठीक है, यानी जो संख्या बढ़ती है वो अन्य जजों की बढ़ती है। अब हाँ,
अब मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि बताइए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कभी 8 हुआ करती थी और आज बढ़कर ये कितनी होगी भाई, 34 होगी। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाता कौन है? ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर, ओके, उसके बाद सीजीआई, उसके बाद पार्लियामेंट, संसद। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जजों की संख्या कौन बढ़ाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सीजीआई। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, अचंभे की बात होगी, ठीक है, तुम्हारे लिए। इसकी संख्या जो बढ़ाता वो कौन बढ़ाती है, संसद। पार्लियामेंट किसका मतलब क्यों नहीं, कानून नहीं, संख्या बढ़ाएगी, कानून की बात नहीं, कानून तो वही बनाएगी और कौन बनाएगी, कानून कौन बनाता देश में, राज्यसभा लोकसभा ही बनाती है, ये कह रहा कानून कौन बनाएगा, यही बनाएगी कानून भी। तो याद रखना हमारे देश के अंदर पहले तो क्या, ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे देश के अंदर जो जजों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है, ये काम किसका होता है, पार्लियामेंट यानी संसद का। और भारत में तो पहले ये होता था जो जज की नियुक्ति होती थी ना, वो भी सरकार यानी प्रधानमंत्री की सलाह से होती थी। फिर बाद में ये चीजों को चेंज करा गया, भाई आधे से ज्यादा केस तो सरकार के ऊपर होते हैं, इन्हीं का जज हो जाएगा तो फिर फैसले कहां से आएंगे। फिर ये चीजों में क्या करा गया था, बदलाव करा गया था। सरकार तो अब तक भी चाहती है, अब तो ऐसा नहीं होता भारत के अंदर, अब भी सरकार चाहती है कि हम जजों की अपॉइंटमेंट अपने हाथों में लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करने देता। लेकिन 1993 तक तो ऐसा ही रोल था, आप समझिए 1900 से। तो आज भी अपने जजों की संख्या बढ़ाने का काम किसका होता है, पार्लियामेंट का, ये याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं अपना यहां पर ये, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, अभी बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल भाई, 124 से लेकर 147 तक, सारे के सारे आर्टिकल याद रखना 124। लेकिन जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 ही सारा कुछ कवर कर देता है, याद रखना। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अनुच्छेद 124 जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और इसका गठन यानी इसकी संरचना के बारे में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसकी जो संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो बताइए मूल संविधान में इसमें टोटल जज कितने होते थे भाई, 8 जज होते थे। और संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है, जजों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वो 8 से 10, फिर 13, फिर 16, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते आज कितनी कर दी गई अपने पास, 34। ठीक है, हाँ। तो ये बात जो दे रखी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 124 का सब क्लोज एक में है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दूसरा, 124(2) के अंदर क्या दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक जो जज होंगे, प्रत्येक जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। ये बात कहां पर लिख रखी है भाई, ये भी आपका आर्टिकल 124(2) के अंदर। भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट जो करी जाएगी वो किसके द्वारा करी जाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो किससे सलाह लेता है भाई, वो याद रखना, हाँ, पीएम से नहीं लेता, अब तो कोलेजियम प्रणाली कह लीजिए इसको, या फिर हम बात करें परामर्श मंडल। क्या होता है अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, परामर्श मंडल इसको बोल दिया जाता है। यानी अब क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रपति है वो इससे सलाह लेता है, ठीक है, सीजीआई इसका हेड होता है, वो आप पे चर्चा करेंगे। एक बार इतना याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जो मेन जज होता है और जो अन्य जज होते हैं, 34 के 34 जो जज होते हैं, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखना। उसके बाद भाई प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है भाई, 65 वर्ष होता, अपने पद पर बना रहेगा। यदि वो 50 साल का तो भी 65 साल तक रहेगा, यदि वो 64 साल की उम्र में बनता तो भी 65 वर्ष तक ही रहेगा, याद रखना। योग्यता क्या होती है, ठीक है, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, पहली बात याद रखना। अगली स्लाइड में सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में है। अगला, हाई कोर्ट में लगातार कम से कम कितने साल भाई, 5 वर्ष।
5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। यदि वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, यदि मान लीजिए, ध्यान से सुनना, वो हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के पद पे काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, वकील। हाँ, कहने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना। दोनों का कंपलसरी होना कोई जरूरी नहीं कि वो जज, वो डायरेक्ट भी जज, यदि वो हाई कोर्ट में मान लो वकील है, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में क्या बन सकता है, जज बन सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, इसका मतलब क्या है, इस ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है जिसमें राष्ट्रपति को यह लगे भाई इसको तो कानून की बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, चाहे तो वो कानून का जानकार होना चाहिए, या फिर वो वकील होना चाहिए, या फिर जज होना चाहिए। ये मान लीजिए मैं ना तो वकालत करी आज तक कभी, और ना मैंने क्या करा भाई आज तक कभी कोर्ट में जज बना, ठीक है, लेकिन कानून की मेरे को पूरी एक एक चीज की नॉलेज है, तो राष्ट्रपति मेरे को भी सुप्रीम कोर्ट में क्या बना सकता है, जज बना सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, आज तक भारत में इस योग्यता के आधार पर एक भी जज नहीं बना, ठीक है, सुनना ध्यान से, आज तक एक भी ऐसा जज नहीं बना जो राष्ट्रपति को लगा हो नॉलेज है। यानी या तो वो क्या होंगे, 5 साल वाला ये एक्सपीरियंस, या फिर ये बड़ा। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वही होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर जज होते हैं ना, वही क्या बन जाते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं, प्रमोट कर दिए जाते हैं ऊपर अपॉइंटमेंट किया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई वकील होता है, उस वकील को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या बना दिया जाता है, जज। अब पर्सन ऐसा पूछेगा, भारत का ऐसा पहला चीफ जस्टिस यानी ऐसा न्यायाधीश बताइए सुप्रीम कोर्ट का जो क्या बना हो, सीधा बना हो, यानी वकील होकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज बना हो। उसका नाम है भाई एस.एम. सीकरी। क्या नाम है, एस.एम. सीकरी। एस.एम. सीकरी जो है, याद रखना, ये पहला ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जज है जो वकील होते हुए डायरेक्ट बना है। यानी ये हाई कोर्ट में वकील हुआ करते थे, लेकिन जिस दिन इसने जज बनने का टाइम था इसका, तो ये हाई कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट कहां बने, सुप्रीम कोर्ट में बने। और एक दिन ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भी बन चुके थे, इतने बड़े पद तक पहुंच चुके थे, याद रखना। उसके बाद दूसरी बात, आपसे पूछा जाए पहली ऐसी महिला बताइए जो इस हिसाब से यानी वकील होते हुए जज बनी है, उसका नाम है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा की बात करें तो ये ऐसी हमारे सुप्रीम कोर्ट में महिला जज रही हैं जो क्या है, वकील होते हुए सीधा क्या बनी है, अपने जज के रूप में काम किया है। लेकिन ये सीजीआई नहीं बनी थी। एस.एम. सीकरी सीजीआई बन चुके हैं, लेकिन ये सीजीआई नहीं है। अब सीजीआई का और बात करते हैं। अब जैसे अपना मान लीजिए 1 + में 33, टोटल जज कितने होते हैं भाई, 34, ठीक है, 34 होते हैं। ये मान लीजिए अपना जो ये सुप्रीम कोर्ट का मेन जज है, मेन जज हैं, इसका कार्यकाल 65 साल पूरे हो जाते हैं। सुनना भाई ध्यान से, यहां पर इसका कार्यकाल क्या हो जाता है, 65 साल। ये जो 33 जज हैं, इनमें जो भी वरिष्ठ होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसको भारत का क्या बना दिया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। अब यहां एक पोस्ट खाली होगी, अब यहां पर जो भर्ती कराया जाएगा वो इस योग्यता के आधार पर कर दिया जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। वो यहां चला जाएगा, यानी भारत में जो मुख्य न्यायाधीश बनता है वो वरिष्ठता के आधार पर बनता है। लेकिन यह चीज संविधान में कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन बनाते ऐसे ही है, ठीक है। बाकी फिर यहां पर जैसे ही मान लो यहां पर एक पद खाली हो जाएगा फिर, और मान लो 2 बंदों का और भी कार्यकाल खत्म, 65 साल हो रही होगी उनको, अब वो सीजे थोड़ी बनेंगे, वो यहाँ पर, यानी यहाँ पर 3 पद खाली हो गए, तो यहाँ पर इस योग्यता के आधार पर क्या बना दिया जाएगा, जज। तो इंदु मल्होत्रा सिर्फ वो इन्हीं के अंदर हुई थी, ठीक है, और एस.एम. सीकरी इन्हीं में अपॉइंटमेंट तो यही हुए थे, फिर एक दिन वो क्या बन गए थे, अपने वरिष्ठता के आधार पर सीजीआई के रूप में काम कर चुके। दोनों नाम आपने अच्छे से याद रखना। लगभग मैं आपको 8 से 10 जजों के नाम बताऊंगा, खासकर उन्हीं में सारा कुछ कवर हो जाएगा, इस बात को याद रखना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ।
तो 124 के अंदर सब कुछ दे रखा है इनका, याद रखना। कॉलेज में अभी आगे आएगा, पूरी डिटेल होगी चर्चा क्या होता है, कौन होता है, किस प्रकार से इसको शुरुआत करी गई है, A to Z। अभी चर्चा एक बार इसको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट होगा चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के लिए है ये, याद रखना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को यदि हटाना पड़ जाए तो हटाया कैसे जाएगा, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इनको कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में अपनी कुल संख्या का बहुमत, कुल संख्या का मतलब जैसे 543 है, उसका बहुमत कितना होता है, 272, ठीक है, 272, तथा उपस्थित होने और मतदान देने वाले का कितना होना चाहिए, 2/3 सदस्य। यदि प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसी सत्र के अंदर उस जज को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी यदि हमारे किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो कौन हटाएगी, पार्लियामेंट हटाएगी, संसद हटाएगी। इस चीज को याद रखना। हाँ, और यदि उसके ऊपर क्या हो, आरोप लगे हों, ठीक है, हाँ, वो कदाचार के आरोप लगे हों, अक्षमता के आरोप लगे हों, उन आरोपों के डिसीजन में गलतियां कर रहा है या किससे ऐसा कोई शब्द बोल दिया संविधान के प्रति, इस तरीके से। तो अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर पहला पॉइंट से भाई, इसको जो जज होते हैं, इन जजों को कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन राष्ट्रपति कब हटाएगा, जब हमारी संसद में 2/3 सदस्यों से क्या हो जाएगा, बहुमत जो है उससे बिल पारित हो जाएगा हटाने का। और ऐसी प्रक्रिया अपन पढ़ी थी, कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया। बताइए, महाभियोग जो प्रक्रिया थी अपनी, महाअभियोग प्रक्रिया, महाभियोग जो प्रक्रिया थी, महाभियोग प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, उसमें भी तो एक कॉन्सेप्ट था। उसमें भी कितने सदस्य चाहिए थे, 2/3 सदस्य। इंफॉर्मेशन देने के लिए कितने चाहिए थे, 1/4, 1/4। लेकिन हटाने के लिए तो वहां पर भी कितने थे, 2/3, और यहां पर भी कितने हैं, 2/3। यानी उससे मिलती जुलती प्रक्रिया है, लेकिन इसको आप महाभियोग प्रक्रिया नहीं बोलते। महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए यूज होती है, राष्ट्रपति के लिए। प्रोसेस लगभग सेम है। अब बात आती है, उस जज को क्या कोई सूचना देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है भाई डायरेक्ट आज जाकर सूर्यकांत को कह दे भाई हट जा, राष्ट्रपति कह दे ना, उसको भी इंफॉर्मेशन दे। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। देखिए, अब हम बात करते हैं, यदि किसी भी जज को हटाना है, ठीक है, उसके लिए प्रस्ताव, यदि पहले लोकसभा यदि उस जज को हटाने जा रही है, ठीक है, तो कम से कम कितने 100 MP ऐसे होने चाहिए जिन्होंने साइन करने पड़ेंगे, हाँ भाई हम इसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जज को। यदि मान लीजिए लोकसभा हटाने जा रही है तो कम से कम कितना होना चाहिए, 50। लेकिन राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा या फिर राज्यसभा, उसका कितना होना चाहिए भाई, टोटल 1/4। यहां 1/4 का कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि लोकसभा में है तो कितने आपके 100, और यदि राज्यसभा में है तो कितने, 50। ठीक है, ये मान लीजिए अपने सूर्यकांत है, ये लोकसभा अपनी बेटी है, सूर्यकांत शर्मा अपने जज हैं, CGI है, उसको हटाना है। यदि लोकसभा के 100 सांसद क्या करेंगे, एक बिल पर साइन करेंगे, और वो साइन कर क्या करेंगे, वो मेरे पास लोकसभा के अध्यक्ष के पास पहुंचा देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेगा भाई इन 100 जो MP हैं इन्होंने ये आरोप लगाए हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को लग रहा ना ऐसा तो नहीं है सूर्यकांत शर्मा, ठीक है, वो क्या कर देगा, वहां पर कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, यानी अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, उस प्रस्ताव को क्या कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। और यदि लगा लोकसभा अध्यक्ष हाँ भाई ये बात सही कह रहे हैं, फिर वो प्रक्रिया आगे स्टार्ट हो जाएगी, 2/3 से पारित होगी, और राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको हटा देगा। तो देखिए, अब अध्यक्ष और सभापति प्रस्ताव को क्या करेंगे, स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। यदि स्वीकार कर लिया तो आगे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और यदि रिजेक्ट कर दिया तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वहां। जैसे दीपक मिश्रा का नाम सुना है, जो हमारे CGI रह चुके हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके, मुख्य। उसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था, राज्यसभा के अध्यक्ष ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, आगे फिर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई।
तो ऐसा हो सकता है, याद रखना। अब बात करते हैं अगला, यदि किसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस भी जज के ऊपर लगाए गए हैं, तो एक क्या बनेगी, अपनी कमेटी बनेगी, समिति बनेगी। कितने सदस्यों की? 3 सदस्यों की। भाई वो 100 बंदों ने तो साइन करके पहुंचा दिया, असली में वो आरोप है कि नहीं, उनकी जांच भी की जाएगी। और जांच करने के लिए क्या की जाएगी? 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होगा। ये मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा उसको शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा? एक हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का एक क्या किया जाएगा? मुख्य है, चाहे हरियाणा का हो, तमिलनाडु का हो, कहीं का भी हो। और एक क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कानून की क्या होगी? जानकारी होगी अच्छे से। यानी 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जांच करेगी, ठीक है, इस बात को याद रखना। और वह रिपोर्ट कहां पेश कर दी जाएगी? संसद में। और संसद में पेश होने के बाद फिर क्या होगा? 2/3 सदस्यों से पारित होगी और भारत का राष्ट्रपति क्या कर देगा? हटा देगा। बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? कोई डाउट? देखिए यहां पर बताइए, प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो कितने मेंबर होने चाहिए? 100। राज्यसभा में 50, ठीक है। फिर किसके पास आएगा? अध्यक्ष और सभापति। यदि उन्होंने मंजूरी दे दी तो फिर जांच होगी, और जांच में कितने सदस्य होंगे? 3, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक किसी हाई कोर्ट का, और एक कानून का जानकार। जैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, वो रिपोर्ट कहां? पार्लियामेंट में पहुंचा दी जाएगी। और पार्लियामेंट में पहुंचाने के बाद क्या होगा? वह 2/3 सदस्यों से पारित हो जाएगी। और जैसे वो वहां पर पारित होती तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? उस जज की छुट्टी कर देगा, उसको हटा देगा। ये प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, आगे नहीं होगी, यहां से भी कैंसिल हो सकती है, 2/3 नहीं हुआ वहां से भी कैंसिल हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति जब ये सारा कुछ हो जाता है, राष्ट्रपति फिर उसको हटाता ही है, क्योंकि इस पे साइन वगैरह का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पर राष्ट्रपति इसको नहीं रोकता फिर, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नहीं नहीं, अटॉर्नी जनरल को काउंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल को आप काउंट नहीं है, वो तो वैसे सरकार का ही होता है। हाँ, अटॉर्नी जनरल भी वैसे कानून का ही जानकार होता है, ठीक है, वो चीज याद रखना। लेकिन 3 यहां पर आपने याद रखने हैं, ठीक। कानून वेता जो रिटायर्ड जज होते हैं वो कानून वेता ही होंगे। हाँ, उनमें से कर लो, या कोई इंटरेस्ट, जैसे दलवीर भंडारी है, वो भी तो कानून का जानकार है, वो शामिल हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आपने याद रखना है जो अभी पढ़ा है। अब सुनिए ध्यान से, क्या ऐसा कोई जज है जो आज तक इस प्रक्रिया के तहत हटाया गया है? तो याद रखना, आज तक ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना किसी हाई कोर्ट में कोई भी जज हटाया गया, कोई भी जज आज तक नहीं हटा है, इस बात को याद रखना। अब पॉइंट ये है, इनसे संबंधित ये प्रक्रिया शुरू तो करी गई है, लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। आज तक ऐसे कौन कौन से जज हैं जिन पे ये प्रक्रिया शुरू हुई है? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए, पहला ऐसा जज बताइए जिसको हटाने के लिए प्रक्रिया लाई गई थी, तो उनका नाम क्या था भाई? वो थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी 1993 की बात है, और ये कहां के जज हुआ करते थे? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, सेम प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता, इस बात को याद रखना। उसके बाद भाई यह प्रक्रिया फिर पूरी नहीं हुई थी, इसके आरोप। उसके बाद कर्नाटक के एक जज थे जिनका नाम क्या था? PD दिनाकरण। 2010 में भी इनको हटाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ये प्रस्ताव वहां पहुंचा, ये हट भी जाते, इन्होंने पहले ही क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, रिजाइन लेटर सौंप दिया, इसने याद रखना। और रिजाइन लेटर राष्ट्रपति को ही देते, चाहे हाई कोर्ट का और चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी हो। उसके बाद कलकत्ता के सौमित्र सेन जो हैं, इनको 2011 में हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। हाँ, तो इसने भी याद रखना, तो इन्होंने भी क्या कर दिया? रिजाइन लेटर पहले ही पकड़ा दिया, ये इससे काम थे। उसके बाद गुजरात के एक थे जिन्होंने कुछ अब शब्द बोल दिए थे, फिर इन्होंने माफी मांग ली थी, फिर इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। JB पादरी वाला जो है वो याद रखना, तो वो गुजरात 2015 में इसके खिलाफ भी क्या लाया गया था? अपना यह हटाने का प्रस्ताव। फिर जबलपुर के थे, ठीक है। हाँ, जबलपुर जो है वो किसका हाई कोर्ट है भाई? मध्य प्रदेश का, ठीक है, MP का। तो SK सेंगेल जो हैं, इनके लिए भी 2015 के अंदर है। आपने याद सिर्फ क्या रखना है? एक तो पंजाब वाला याद रखना एक अच्छे से, और एक याद रखना लास्ट में दीपक मिश्रा।
दीपक मिश्रा 2018 में सुप्रीम कोर्ट के क्या हुआ करते थे? सीजीआई हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। एकमात्र ऐसा सीजीआई बताइए जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था उसको। 50 सदस्य जो लेकर आए थे वो वही कैंसिल हो गया, आगे फिर जाना ही नहीं था, कोई कमेटी नहीं बनी, ना कोई जांच हुई, ना फिर आगे प्रोसेस ही नहीं था। तो याद रखना, एकमात्र ऐसा सीजीआई बताइए जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव तो लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था, वो कौन थे भाई? दीपक मिश्रा थे। ओके, बात समझ में आ गई? एक तो पहला याद रखना और एक लास्ट, दो अच्छे से याद रखने। उसके बाद चलते हम आगे की तरफ। इसमें अगली जो स्लाइड में हम चर्चा करें अपना, हाँ, वो टोटल अपने पढ़ेंगे। हाई कोर्टों की संख्या 25 है, किसका मिक्स है, किसका वो है, वो सारे के सारे। अब देखिए कुछ एक जजों के नाम और जज सारे पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट में पहला भारतीय जज कौन बना था? VN राव। इंटरनेशनल कोर्ट में पहला अध्यक्ष कौन बना था? नागेंद्र सिंह। वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भारत का जज कौन है? दलबीर भंडारी। भारत का पूछो मैं, हाँ, दलबीर भंडारी। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाए, ध्यान सुना, हाँ, 2027 से सुप्रीम कोर्ट का पहला जो जज था वो कौन था भाई? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। हाँ, सीजीआई जो थे हीरालाल जे कानिया थे। 1951 में इनकी डेथ भी हो जाती है। पद पे रहते हुए पहला मुख्य न्यायाधीश बताइए जिनकी डेथ हुई थी? हीरालाल जे कानिया ही थे। अब देखिए ध्यान से, अभी तक आपने जो नाम पढ़े हैं, एक तो BN राव, सारी स्लाइड में यहीं पर, आगे अपना पढ़ने की जरूरत नहीं है। BN राव का नाम याद रखना है, नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह का नाम याद रखना है। उसके बाद एक याद रखना भाई, लॉर्ड इम्पे का नाम याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है मॉरिस गवेयर, गवेयर का नाम। उसके बाद एक नाम याद रखना भाई, हीरालाल जे कानिया। हाँ, अरे चुप हो जा, कानिया, हीरालाल जे कानिया, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें, अगला पॉइंट, हीरालाल जे कानिया जो है ये पहले जज के रूप में काम करते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि बताइए इंटरनेशनल कोर्ट में पहला जज कौन था भारत का? BN राव। पहला अध्यक्ष कौन था? नागेंद्र सिंह। 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट बनवाया गया था, 74 में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड इम्पे। और संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट के कौन थे? मैरिस गवेयर। आजाद भारत का पहला जज कौन था? हीरालाल जे कानिया, याद रखना। उसके बाद आपसे पूछा जाए हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किसके? रामास्वामी, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के क्या थे? जज हुआ करते थे, याद रखना। प्रश्न पूछा है सुप्रीम कोर्ट का पहला जज जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था? दीपक मिश्रा थे। अभी तक यही नाम पढ़े हैं, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाए, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। त्याग पत्र बताइए, सुप्रीम कोर्ट का पहला जज बताइए जिसने त्याग पत्र दिया था, उनका नाम क्या था भी? BK मुखर्जी। उसके बाद प्रश्न पूछा जाए, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है बाई चांस वो कहीं पर छुट्टी पे चला जाए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या बीमार हो जाए, तो उसकी जगह पर जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कार्यवाहक सीजीआई। और कार्यवाहक सीजीआई जो हमारे जो बने थे वो कौन बने थे? SR दास साहब बने थे, याद रखना। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? VY चंद्रचूड़ का रहा है। 17 साल तक अपने यहाँ पर रहे हैं, 7 साल तक, सॉरी 17 नहीं 7 वर्ष तक, ये 65 साल की उम्र में रिटायर हुए थे। हाँ, सबसे छोटा कार्यकाल किसका भाई? कमल नारायण का, ये भी याद रखना। किसका भाई? कमल नारायण का। प्रश्न पूछा जाए प्रथम दलित महिला की बात, सॉरी प्रथम दलित सीजीआई चीफ जस्टिस जो रहे हैं वो कौन है भाई? KG बालकृष्णन। पहला ऐसा सीजीआई जो दलित शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे वो कौन थे भाई? KG कृष्णन थे। इसका नाम भी अच्छे से याद रखना। ये प्रश्न पूछा जाए पहला सिख जज सीजीआई कौन था, ये नाम आगे आई भीगा, जगदीश सिंह खेहर। कौन थे भाई? जगदीश सिंह खेहर, ठीक है। जगदीश सिंह खेहर जो है, खेहर,
ये हमारे पहले सिख जो है सीजीआई के रूप में भी काम कर चुके हैं इस बात को। लेकिन आज तक भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करा। आज तक ना तो कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है और ना ही आज तक कोई भी महिला सीजीआई बनी है, इस बात को याद रखना। हाँ? बीबी फातिमा, अभी कर देता हूं, ये रही बीबी फातिमा। और बोलो आगे। हाँ, सुनिए अब इसके बारे में कौन थी ये। अभी मैंने क्या कह रहा हूं, मैं आपको सीजीआई कह रहा हूं। और सीजीआई कौन होता है? जो एक होता मुख्य न्यायाधीश। आज तक सीजीआई के पद पर कोई भी महिला नहीं पहुंची है। इसके अलावा जो आदर्श न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश, इन अन्य न्यायाधीशों के अंदर तो क्या है, अपनी आज तक कितनी महिलाएं, 11 महिला जज रह चुकी है। कितनी? 11। लेकिन सीजीआई नहीं बनी आज तक। और उन 11 में पहली महिला कौन थी? फातिमा बीबी। तो प्रश्न क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बताइए, पहली महिला न्यायाधीश। पहली महिला न्यायाधीश बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में बनी है, तो वो फातिमा बीबी है, न कि सीजीआई। सीजीआई के पद पे नहीं रही है, याद रखना इसको। दूसरा, इंदु मल्होत्रा का भी पढ़ा था मैंने। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला, पहली महिला बताइए सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना, जो वकील होते हुए क्या बनी है? जज। वकील होते हुए जज बनी है, जज बनी। ठीक है, इस बात को याद रखा। यानी ये पहले वकील थी, लेकिन जब जज बनने का काम आया तो ये कहां पर बनी सीधी? तो याद रखना अपना जो सुप्रीम कोर्ट उसमें करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अन्य जज के रूप में ही काम किया है, इसको याद रखना। उसके बाद नाम आता है किसका? बीवी नागरत्ना का। बीवी नागरत्ना जो है वर्तमान के अंदर, याद रखना, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला जज, महिला जज। ठीक है, इस बात को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज के रूप में आज कौन काम कर रही है, मतलब अन्य जजों में है, उसका नाम क्या है? बीवी नागरत्ना। और बीवी नागरत्ना जो है 2027 के अंदर रिटायर होगी। यदि ये 2027 तक सुप्रीम कोर्ट में रहती हैं, तो 2027 के अंदर ऐसा पहली बार होगा कि भारत के अंदर सीजीआई के रूप में जो पहली महिला जो बनेगी वह कौन बन जाएगी? फिर बीवी नर जो है नागरत्ना जी बन जाएंगी, याद रखना। ठीक है, तो 2027 का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी मैं 27 की बात नहीं करूंगा, वो आगे क्या है। अपन तो ये याद रखना है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सी महिला जज के रूप में काम कर रही है, वो BN नागरत्ना। कोई नई अपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि 26 में भी तो आ सकती है, लेकिन वो अन्य जज के रूप में ही होगी। ठीक है, लेकिन अभी तक ये है वरिष्ठता के आधार पर जैसे जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो 2027 में किसका नाम आ जाएगा? तो वो याद रखना भाई, बीवी नागरत्ना का नाम आ जाएगा, याद रखना। ओके, ये चीजें याद रखना। चलिए, अब अभी तक अपन ने बात करी जज कैसे बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में, जजों का कार्यकाल, त्यागपत्र हटाया कैसे जाता है, जजों के नाम। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124(6) जो है वो क्या कहता है? शपथ। भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? भाई राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, सभी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सभी का कार्यकाल कितना होता है जजों का? 65 साल। सभी की योग्यता सभी के लिए क्या है? बराबर, चाहे मेन हो चाहे अन्य हो। सभी के सभी अपना जो त्याग पत्र देंगे वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। रिजाइन लेटर, अपॉइंटमेंट, याद रखना, शपथ दिलाना, सब काम किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। लेकिन बस यह चीज कभी नहीं करना अपने, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी के लिए सब कुछ बराबर है। फर्क किसमें? सिर्फ सैलरी में। ठीक है, सीजीआई को सैलरी 2,80,000 मिलती है, बाकी को 2.5 लाख मिलती है। ठीक है, 30,000 है, बाकी चीजें सेम होती हैं। वरिष्ठता के आधार पर अपना क्या बना जाता है भाई? अपना सीजीआई चुना जाता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वरिष्ठता के आधार पर ही हो, ऐसा कई बार हुआ है। तो आर्टिकल
124(7) क्या कहता है भी जो हमारे जज रिटायर होंगे वो किसी भी कोर्ट में जाकर आगे वकालत दोबारा से शुरू नहीं करेंगे। यानी जो अपने सुप्रीम जो जज रिटायर होते हैं वो कभी भी क्या करेंगे, वकालत नहीं करेंगे, इस बात को याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष कार्य नहीं करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेंगे जो न्याय से संबंधित है। जो जज रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, हाँ, वो आपका किसी भी कोर्ट में जाके नहीं सोचा भाई ये अपना जज तो नहीं रही, ठीक है, पीछे कमान खातर वकालत शुरू कर दिया दोबारा से, ऐसा नहीं होगा, याद। हाँ हाँ हाँ, फिर से दोबारा से वो उस काम पे नहीं जा सकते। ये चीजें आपने सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, 124 जो 7 है उसके बारे में आपने अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े हम, जजों की नियुक्ति। अब चलिए जजों की अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं। अभी आप एक कॉलेजियम वगैरह सारा कुछ पढ़ देते हैं, किस प्रकार से वो केस वगैरह हुए सब कुछ। तो देखिए जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो याद रखना, आज जो करता वो कौन करता है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है, याद रखना। क्योंकि जो कॉलेजियम होता है ना, उस कॉलेजियम का हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसलिए याद रखना इसके बारे में। अब बात करते हैं, लेकिन जो अपना मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई जो होता है, उसकी अपॉइंटमेंट जो की जाती है हमेशा किस आधार पर की जाती है, ठीक है, आपकी वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, जो वरिष्ठ होगा उसी के आधार पर। लेकिन भारत में 2 बार ऐसा हुआ है कि वरिष्ठता के आधार पर जजों को अपॉइंटमेंट नहीं, सीजेआई को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था। ये 2 जजा के नाम पूछे जा सकते हैं। ऐसा पहली बार कब हुआ था, 1973 में। मुख्य जो जज हैं SM सीकरी जो हैं, ये क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे। अभी मैंने बताया था वकील होते हुए पहला जज कौन बना था, SM सीकरी बना था। और यूं एक दिन फिर देश का क्या बन चुके थे, सीजेआई बन चुके थे। जब ये 1973 में रिटायर हुए थे तो नाम किसका आना चाहिए था, GS सेलेट, ठीक है, ये वरिष्ठ थे। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अजीत नाथ रॉय जो है उनको क्या बनाया गया था, जज बनाया, क्योंकि उस टाइम पर सरकार की चलती थी। ये तो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी ना मुख्य न्यायाधीश से, ये तो आज होता है 1993 के बाद, पहले ऐसा नहीं होता था, याद रखना अच्छे से। तो अजीत नाथ जो रॉय हैं वो क्या बने थे भाई, 1973 में भारत के सीजेआई बने थे। लेकिन ये वरिष्ठता के आधार पर कौन से नंबर पर आ रहे थे, 4थे नंबर पर थे। लेकिन आपने याद रखना 1977 में जो मुख्य न्यायाधीश फिर कौन, अजीत नाथ रॉय जो हैं, ये क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। जैसे ये रिटायर होते हैं तो नाम किसका आना था, HR खन्ना साहब का आना था, वरिष्ठ ये थे। लेकिन इसको छोड़कर किसको बना दिया गया, मोहम्मद हमीदुल्लाह बेग को बना दिया। मोहम्मद हमीदुल्लाह जो बेग हैं उनको क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया गया 1977 में। तो ये एक तो 1977 और एक 1973, 2 ईयर अच्छे से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पेपर में बन सकते हैं। इस पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति किनसे जो परामर्श, पहले जो परामर्श लेता था वो किससे परामर्श लेता था, याद रखना। तो वो एक तो क्या था, अपना मुख्य न्यायाधीश से। ये मान लीजिए हाई कोर्ट में 33 जज हैं, कितने भाई, 33 जज हैं, और उन 33 जज हैं उनमें से अपन मान लीजिए 3 जजों को क्या करना है, अपॉइंटमेंट करना है, यानी नियुक्ति करनी है। तो फिर क्या किया जाता था, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो वरिष्ठ के आधार पर बन जाता था, पहले ही पद खाली किसका होता था, अन्य जजों का होता, तो याद रखना। तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उससे सलाह लेता था, और 2 हाई कोर्ट के जो जज होते थे, कोई भी 2 हाई कोर्ट हैं उनको बुलाकर सलाह करके और फिर क्या करता था, अपने देश में मुख्य जजों की नियुक्ति की जाती थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह से जजों की नियुक्ति करता था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और तथा 2 अन्य हाई कोर्ट के कोई भी जज, उनसे सलाह मशुरा लेकर अपना क्या बनाता था, जजों की अपॉइंटमेंट की जाती थी। अब यहां पर क्या आता है, जैसे ये सिस्टम अपना शुरू से चल रहा था, ठीक है, 1978 के अंदर एक केस आता है, ध्यान से सुनना भाई। 1978 में SP गुप्ता ने किया था बनाम भारत संघ,
ठीक है, 1978 के अंदर। ठीक है, फिर अपना जब भी कोई फैसला सुनाना होता है तो उसके लिए क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो बनती है, बेंच बनती है, न्यायपीठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेंच बनती है, न्यायपीठ। तो 7 जजों की क्या बनी थी, एक वो बनी थी भाई, पीठ बनी थी, याद रखना, जिसमें 4-3 के हिसाब से क्या था, डिसीजन भी आता, 4 ने सही कहा, 3 ने गलत। फिर मामला क्या था उसके बारे में अपन बात करनी है। इसमें क्या करा गया भाई, जो राष्ट्रपति अपना, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श है उसको मानने के लिए क्या बाध्यकारी है, यह बात पूछी गई थी। क्योंकि अभी मैंने बताओ, ध्यान से सुनना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और 2 अन्य जज, ठीक है, वह सारे मिलकर क्या क्या कर दे, राष्ट्रपति ने सलाह दिया कर दे भाई क्या करना, इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कर दीजिए, नियुक्त कर दीजिए। फिर 1978 में पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति इस बात ने मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं। ठीक है, तो फिर कहा गया भाई मानने के लिए क्या है, आपका बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, कोई जरूरी को नहीं भाई उसी को नियुक्त करना है, बदल भी सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, लाइन। फिर राष्ट्रपति ये डिसीजन दे दिया गया भाई राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये केस कब आया था, 1978 में। इसी को इतिहास में क्या कहा जाता है, फर्स्ट जजेज केस कहा जाता है। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि बताइए फर्स्ट जजेज केस कब आया था, तो याद रखना 1978 में। ठीक है, 4-3 के हिसाब से इसका निर्णय था। इन चीजों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मैं जो एसएससी के हिसाब से बता रहा हूं वो याद रखना सीधा। फर्स्ट जजेज केस 1900 क्या था, ये था भाई जजों की अपॉइंटमेंट से संबंधित। भाई सुप्रीम कोर्ट का जज ने मान लीजिए इनका नाम ले दिया राष्ट्रपति के सामने, तो क्या राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए बाध्यकारी है, तो फिर इसी कोर्ट ने कहा कि मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। आई सुन में। फिर आता है कुछ समय के बाद अगला केस 1993 के अंदर। 1993 में फिर एक केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और भारत संघ के खिलाफ। ठीक है, तो इसके अंदर भी 9 जज थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, और 9 में से 7 ने यस और 2 उसके खिलाफ थे। याद रखना क्या डिसीजन आया, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का परामर्श मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। देखिए ध्यान से, अब मैंने इसको जज नियुक्त करना है, इसको जज नियुक्त करना है। पहले क्या कर दिया कोर्ट ने, खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चीज को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। लेकिन 1993 के केस में क्या कर दिया गया, यह कह दिया गया जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिसका भी नाम दर्ज दिया, राष्ट्रपति ने क्या करना पड़ेगा, उसी को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका भी नाम दर्ज दिया गया, जिस भी जज का, उसी को अपॉइंटमेंट कर दिया। यानी अब किसकी चलेगी, सुप्रीम कोर्ट का जज की चलेगी। वो जिसका भी नाम लेगा वही क्या करेगा, राष्ट्रपति उसी को अपॉइंटमेंट कर देगा, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। 1993 के केस में आया। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह मानने के लिए, यानी अब क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज ही बताता है कि अगला जज बनेगा कौन। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, परामर्श मंडल इसको बोलते हैं हिंदी में, कोलेजियम। और इसको ये कोलेजियम नाम कब दिया गया था, 1998 में। फिर इसका कोलेजियम का विस्तार होगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, सेकंड जजेज केस बोलते हैं इतिहास में। पहला जजेज केस कब आया था, तो याद रखना 1978 में, और दूसरा जजेज केस कब आया था, 1993 में। 4 हुए हैं आज तक, ये याद रखना जजों के लिए ही आई है। ठीक है, हाँ, पहला में क्या कर दिया गया था, पहला में तो भाई राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, अब मानने के लिए क्या कर दिया गया, बाध्यकारी कर दिया गया। और 1998 में इसी सिस्टम को जो मानने के लिए बाध्यकारी किया गया है, इसी को क्या कहा गया, कोलेजियम सिस्टम कहा गया। इस कोलेजियम के अंदर अब जो अपने जज होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सारी बातें याद रखना अपनी इंग्लिश मीडियम के अंदर है, याद रखना। अब क्या हो गया, जैसे ये फैसला आया 1993 में, ध्यान से सुनना,
1993 में यह फैसला आया भाई अब आगे जो भी जज नियुक्त किए जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिसका भी नाम धर दिया, ठीक है, वो क्या है आपका कंपलसरी है, याद रखना। तो हाँ, उसी को क्या कहा गया, कॉलेजियम। और उस टाइम पर भारत का एक राष्ट्रपति बने थे, 97 में बने ही थे, ठीक है, और जिनका नाम क्या था, KR नारायण। हम सुने होगा पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण ही थे। KR नारायण ने क्या करा, आर्टिकल 143 का प्रयोग करा। 143 में क्या है भाई, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई भी सलाह लेनी हो तो कौन से आर्टिकल से लेता है, 143 से लेता है, ठीक है। तो KR नारायण ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट से पूछ ही लिया, ठीक है, क्या राष्ट्रपति ऐसा परामर्श, ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और अन्य 2 जजों ने परामर्श से नहीं दिया हो। भाई अब चलिए, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट अन्य जो 2 जज हैं वो जिसका भी नाम धरेंगे उसी को भारत में क्या बना दिया जाएगा, जज बना दिया जाएगा। या मानने के लिए तो बाध्यकारी है, 93 में ये कह दिया था। क्या इसके अलावा और कोई चीज भी मानने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, हाँ, तो फिर कहा गया भी अन्य बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है, हाँ। तो ये चीज आपने याद रखना, सिर्फ उसको मानने के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन याद रखना, जो परामर्श लेता है, परामर्श, वो परामर्श क्या होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। जो भी, कौन सा, हाँ, उस चीज को मानने के लिए। भाई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्यकारी है, ये 93 में कह दिया गया, सीधी सी बात है। क्या ऐसी भी कोई बात मानने के लिए बाध्यकारी है जिसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब अपॉइंटमेंट करेगा तो हाई कोर्ट के कितने जजों से सलाह करेगा, 2 जजों से। यदि उन 2 जजों से वो सलाह ही नहीं करता है, वो सीधा ही कह देता है अपॉइंटमेंट कर दें, क्या उसको भी मानने के लिए बाध्यकारी राष्ट्रपति? फिर उत्तर कहा कि उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। उसके बाद भाई जो परामर्श ले रहा है, अन्य जो दो जजों से ले रहा है, वो किस रूप में होना चाहिए आपका, लिखित रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिखित रूप के अंदर होना चाहिए। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना। ये सारी के, इसी को आप क्या बोलते हैं, थर्ड जजिज केस बोलते हैं। तो याद रखना, थर्ड जजिज केस 1998 और एक 1993 और एक आपका 1978, ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिर क्या करता है भाई, सरकार अपना एक संशोधन लेकर आती है, ठीक है, हाँ भाई, ये तो फिर जज ही चला सारा कुछ ही, ठीक है, हाँ। सरकार अपने हाथ में लेना चाहती थी भाई जजों की अपॉइंटमेंट हम करें। अब अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वह ये लाइन है, फिर सरकार ने क्या करा, एक संशोधन करा, कौन सा, 99वां संविधान संशोधन करा। कब करा, 2014 में। 2014 के अंदर एक संशोधन होता है, कौन सा भाई, 99वां संविधान संशोधन, संविधान के अंदर। लेकिन यह बिल कौन सा था, 121वां बिल था, याद रखना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे के सारे संशोधन क्या हो, पारित हो, कैंसिल भी तो होते हैं। आज 2014 तक अपने कितने बिल रखे जा चुके थे संसद में, 121। 121 में से पारित कितने हुए हैं, सिर्फ 99 पारित हुए थे, कितने, 99। तो 99वां संविधान संशोधन पूछा जाए कब, 2014 के अंदर, आपने याद रखना, रखा गया। पहले लोकसभा ने पारित कर दिया कब, 13 अगस्त 2014 को। कब कर दिया गया, 13 अगस्त 2014 को। राज्यसभा ने कब पारित कर दिया, 14 अगस्त, अगले ही दिन 2014 को। और फिर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी 13 अप्रैल 2015 को। क्या था ये किससे संबंधित संशोधन हुआ था, ये हुआ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जजों की नियुक्ति, क्या नौर खा लिया, ठीक है, यानी आप एक कह सकते हैं भाई जजों की नियुक्ति जो है अब कॉलेजियम के द्वारा नहीं करी जाएगी। जजों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नेशनल जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC करेगा, ठीक है। ये कहा किसने, सरकार ने। सरकार ने कहा अब जो जजों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा नहीं करी जाएगी, वो कॉलेजियम के द्वारा नहीं करी जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज लगा लीजिए,
कोलिजियम के द्वारा नहीं की जाएगी। कौन करेगी? एनजीए करेगी, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय जज नियुक्ति आयोग जिसको आप बोलते हैं, इसके। और बताइए यही जो है, इसी एनजीए जो है, इसी को अपन कौन से 99वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जगह दी गई। और इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 124 ए, बी और सी, 3 नए आर्टिकल संविधान के अंदर जोड़े गए। कौन से? ए, बी, सी। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, जैसे ही ये अपना संशोधन हुआ, ठीक है, ये संशोधन चला जाता है फिर अपना कहां पर? वो कोर्ट में भी चला जाता है। ठीक है। हाँ, यहां पर हम बात भी करेंगे इसके अंदर। जैसे ये था आपका मामला, कोर्ट में चला जाता है। जब ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट फिर क्या कर देता है? इसको रद्द भी कर देता है। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना। एक बार आपने बात करी थी अभी मैंने, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2015 में। ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपने याद रखना है। इसके अंदर कौन कौन होंगे याद रखना। इसमें टोटल आपने याद रखना भाई, एक तो अपना क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होगा, और वही क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो एनजीएसी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। याद रखना, इसमें 3 आर्टिकल ये जोड़े गए थे, इस बात को याद रखना। 2 क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होंगे। ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट के। एक क्या होगा आपका यहाँ पर? पदेन सदस्य होगा। इस बात को याद रखना, क्या होगा? पदेन सदस्य। और 2 आपके क्या होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। और ये जो पदेन सदस्य होगा, पदेन जो सदस्य होगा, ये भारत का कौन होगा भाई? जो विधि मंत्री होता है, कानून मंत्री। हाँ, कानून मंत्री कह लीजिए आप, विधि मंत्री कह लीजिए, या फिर आपका कानून मंत्री कह लीजिए। इसको ध्यान में रखना। कानून जो मंत्री होगा, 2 ये सदस्य होंगे, ये भी किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट, जो कानून के क्या होंगे? जानकार होंगे। तो मतलब 2 बंदे तो ये हो गए, 2 और 1 3, और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6। ये 6 बंदे क्या करेंगे? किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करनी है या नहीं करनी है, राष्ट्रपति को क्या करेंगे? राय देंगे। तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए कौन कौन होंगे? एनजीएसी का गठन कर दिया गया। ठीक है, इसके बारे में दोबारा से सुनोगे आप। इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। 6 में से एक तो कौन होगा? सीजीआई। अब कहोगे इसमें भारत सरकार का रोल कहां आ गया? ये देखो, कानून मंत्री किसमें होता है? भारत सरकार में। मतलब अब जज जो अपॉइंटमेंट करना है, उसमें सरकार की भी क्या होगी? भागीदारी होगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। पहला सिर्फ किसकी भागीदारी आकर दी? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की, मेन रोल उसी का होता था। 2 क्या होंगे आपके? वरिष्ठ जज होंगे। एक क्या होगा? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कौन होगा? भारत सरकार का विधि यानी कानून मंत्री। उसके बाद 2 क्या होंगे भाई आपके यहाँ पर? मनोनीत। और वो मनोनीत जो सदस्य होंगे, नॉमिनेट, वो कानून के जानकार होने चाहिए। और भारत सरकार, यानी भारत सरकार के कितने बंदे हो गए यहाँ पर? 3 बंदे हो गए। ठीक है। हाँ, और जब भी किसी जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो भाई अपना 50% से ज्यादा होना चाहिए। 4 बंदे क्या होने चाहिए? सहमत होने ही होने चाहिए। ठीक है। हाँ, और 4 सहमत होने चाहिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज ने कह दिया भाई इसको जज बनाना है, वो तो सहमत है ही। और जो 2 वरिष्ठ हैं जो उसके लिए काम करे, वो भी सहमत हो जाएंगे। यानी इन 3 में से एक बंदा क्या होना चाहिए? और सहमत होना चाहिए। और ये 3 कब सहमत होंगे? जब सरकार सहमत होगी, क्योंकि तीनों के 3 क्या हैं? सरकार के ही तो वो हैं। ठीक है, जिसमें सरकार का रोल है। तो इसलिए सिस्टम बनाया गया। भाई आगे से कौन अपॉइंटमेंट करेगा? एनजीएसी करेगा, याद रखना। ठीक है, अभी जैसे ये मामला आया तो ये संशोधन तो हो गया। जैसे संशोधन हुआ तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, क्या ये सही है? ठीक है, उस टाइम पर याद रखना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उसका नाम था जीएस खेहर, जगदीश सिंह खेहर। अभी मैंने बताया था। जीएस खेहर ने क्या कर दिया भाई? याद रखना, 16 अक्टूबर 2015, 16 अक्टूबर 2015 को एक फैसला सुना दिया। भाई सरकार ने जो ये 99वां संविधान संशोधन करा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से क्या किया जाता है? रद्द कर दिया जाता है।
लो, कॉलेजियम दोबारा शुरू हो गया। हाँ, अब भी क्या होता है, दोबारा से फिर कॉलेजियम सिस्टम है, यानी सरकार ने एक बार भागीदारी ली थी, भाई हम अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ध्यान से सुनना, आज तक भारत में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, जो पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। खेहर ने खेल ही खेल खिंडा दी सरकार के। हाँ, अब 99वां संविधान संशोधन रद्द है, इसका मतलब जो एनजीए पढ़ेंगे आप ये आज नहीं है, ठीक है। वो पढ़ तो लेते, लेकिन पढ़ने की जरूरत भी कोई नहीं, बाकी मैंने स्लाइड में डाल भी रखी है, ठीक है। हाँ, इसका कोई काम नहीं है, ना कोई मतलब है इसका वर्तमान। हाँ हाँ, ये 3 आर्टिकल जोड़े गए थे संविधान में, ये तीनों आर्टिकल भी नहीं है ना ये है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा, एनजीएसी को कब, ये कौन सा संविधान संशोधन 99वां किसने रद्द किया था, ये अपना जज का नाम याद रखना, जगदीश सिंह खेहर, ठीक है। इसने क्या कर दिया था भाई, इनको रद्द कर दिया। और बात कब की थी, 16 अक्टूबर 2015 को। इसी को बोलते हैं फोर्थ जजेज केस बोलते हैं। हाँ, 3 तो पहला लिए थे, फोर्थ जजेज केस, बस। हाँ, अब कोई अपना वो नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि खेर सिंह ने अपना क्या कर दिया, इन सभी को समाप्त। आज भारत में आपसे पूछा जाए जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो कॉलेजियम के आधार पर। कॉलेजियम का हेड कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वही करता है। सेम टू सेम प्रोसेस है इस। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं, राष्ट्रपति को करता तो नियुक्ति राष्ट्रपति है, सलाह की बात हो रही है, ये सलाह के लिए थी। यहां पर जो एनजीएसी की है ना, ये सलाह देगा राष्ट्रपति को, अपॉइंटमेंट तो अब भी राष्ट्रपति करता था। हाँ, जो सलाह वाली बात है ना, सलाह के लिए बातें हो रही हैं, इस बात को याद रखना। थोड़ा सा और चलिए, क्योंकि इसने तो पूरा कर ही लेते हैं अपना आज का, माखियाना तो सारा ही। देखिए, अब जो है आपसे पूछा जाए, जो ये एनजीए था, ठीक है, इसकी स्थापना जो संविधान में कर दी गई थी, कौन से आर्टिकल के तहत करी गई थी, आर्टिकल 124 ए, ठीक है। उसमें बता दिया गया कौन कौन होंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, एक कानून मंत्री होगा, 2 अन्य मेंबर होंगे। वो सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, अपना NAGC जो सी था उसकी। हाँ, पदेन पर कानून मंत्री तो था वो। अब बात ये आती है भाई, ये जो अपना स्थापना करी गई थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसके काम क्या होंगे, या बात क्या थी भाई, राष्ट्रपति को क्या देना, सलाह देना, किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, और हाई कोर्ट के जजों का यदि ट्रांसफर करना हो उसके लिए, ठीक है। उसके लिए जो सब सलाह देगा वो कौन देगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, सलाह देगा। और ये सलाह कौन से आर्टिकल में लिख दी गई थी, आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, ठीक है। हाँ, 124 में, हालांकि ये काम नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के, कोई बता सकता है, यहां पर मैंने अपॉइंटमेंट तो लिख दी, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करता है, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर तो राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करेगा, सीजीआई करेगा। वेरी गुड, शाबाश, तालियां हो जाए इसी बात पे। हाँ हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं, एक, तो उसका ट्रांसफर कहां करोगे। हाँ, अब जैसे अपना ये है केवीजी, अब इसकी पूरे भारत में ब्रांच ही एक है, तो क्या मेरा कहीं ट्रांसफर हो सकता है, नहीं। यदि मैं दूसरी जगह आऊंगा तो वो तो मेरी नई अपॉइंटमेंट कहलाएगी, न कि ट्रांसफर कहलाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना आपने। चलिए, तो याद रखना, ट्रांसफर किसका होता है, हाई कोर्ट के जजों का, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर वो अपॉइंटमेंट ही कहलाती है, याद रखना। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 124C ABC 3 जोड़े गए थे, ठीक है। और सी के अंदर फिर आपका यहाँ पर क्या दे रखा था, इससे संबंधित कोई भी कानून बदलाव करना है, किसमें भाई, आपका एनजीएसी के अंदर, तो वह कौन करेगी, संसद ही करेगी, ठीक है। फिर ये मैंने बात आपको बताई दी, 2015 के अंदर क्या हो गया, जगदीश सिंह जो खेहर थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इस फैसले को पूर्णतः, यानी 99वां संविधान संशोधन क्या कर दिया गया, पूर्णतः रद्द कर दिया गया था, इस बात को याद रखना। तो प्रश्न पूछा जाए भाई, कौन सा संविधान संशोधन 16 अक्टूबर 2015 को कितने जजों ने फैसला दिया था,
पांच में तो एक बोला या तो बात गलत है। खेर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, 4 में राजी, हाँ चारों ने, यानी यह फैसला क्या था, 4-1 के हिसाब से दिया गया था। ठीक है, ठीक है, 4 सहमत थे और आधे से एक ज्यादा सहमत होना कंपलसरी था, तो कोई दिक्कत नहीं। और 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया, यानी NGAC जो था उसको रद्द कर दिया गया। ये भारत में सिर्फ क्या है, कॉलेजियम। ठीक है, हाँ, कॉलेजियम प्रणाली यानी परामर्श मंडल के द्वारा ही क्या किया जाता है, जजों की अपॉइंटमेंट की जाती है। कॉलेजियम, कॉलेजियम। अच्छा, उसके बाद भाई आर्टिकल 124 में सब कुछ ये था। ये बात जो सीधा अपना बेसिक सी बात आ गई, एक एक आर्टिकल 125 में क्या दे रखा है, वेतन, सैलरी के बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपए। ठीक है, 2,80,000। जो अन्य होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2.5 लाख। और अन्य जज कितने होते हैं भाई, 33। और मुख्य कितना होता है, 1। इस 1 को तो कितने मिलेंगे, 2.5 लाख। और इन 33 को कितने मिलेंगे, हाँ याद रखना, कदे नहीं सोचो भाई, 33 जजों को 2.5 लाख मिलते हैं और फिर 2,50,000 बटे में 33 और 1 की निकाल देते हैं। और कल सर से पूछेंगे, सर जी एक जज की सैलरी बताओ, जज ने पता चलेगा को, हाँ तो याद रखना ये एक जज की 2.5 लाख है, 2.5 लाख करके 33 जनों को दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 125 के अंदर ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। अब हम बात करें आर्टिकल 126, इसमें क्या दे रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है वो मान लीजिए बीमार हो जाता है या कहीं छुट्टी ले लेता है, कौन, मुख्य न्यायाधीश, घर तो क्या करेगा जाके, 2,80,000 नहीं मिल रहे उसको, हाँ तो याद रख। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो जज है छुट्टी ले लेता है, जो वो 33 जज होते हैं, उन 33 जजों में से क्या किया जाता है भाई, एक अपना जज नियुक्त किया जाता है चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। और उसी को क्या बोलते हैं आप, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। हाँ, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वेतन क्या होगा आपका, वो तो राष्ट्रपति निर्धारण करता सारा कुछ ही उसका दो। ठीक है, हाँ, लेकिन वो तो 2-4 दिन 10 दिन के लिए होता है, लेकिन वो अन्य न्यायाधीश वाला वेतन में ही काम करता है, याद रखना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है वेतन वादना, बस आपने ये याद रखना है भाई कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आंसर क्या आएगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। और जजों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। जो अपना 5 दिन खातर 4 दिन खातर जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, तो याद रखना राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्र, इसमें सलाह को नहीं, इसमें किसी एक 33 में से एक को क्या कर दिया, कोई जरूरी को नहीं वरिष्ठ ही हो, क्योंकि 2-4 दिन के लिए तो चाहिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना जो मुख्य जज है वो वापिस आ जाएगा, वो अन्य में चला जाएगा। आप हाँ 32 ही रहेंगे उसमें, हाँ उसमें ये नहीं कि नया अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर काम चला, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, पर्सन क्या पूछा जाएगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और चीफ जस्टिस सभी की कौन करेगा, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट आता है भाई ये, आज एक ये और देख लीजिए, बाकी कल डिस्कस करते हैं। 127 आर्टिकल 127 क्या कहता है, तदर्थ न्यायाधीश जो जज होते हैं अपने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा बताओ, तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही क्या करता है भाई, इनकी अपॉइंटमेंट करता है, इस बात को याद रखना। तदर्थ जो न्यायाधीश है इसके बारे में आपने याद रखना। ये बात आता भाई तदर्थ न्यायाधीश होते क्या है।
अपन तो यह बात समझ नहीं है, अपॉइंटमेंट का तो पता चल गई। तो तयदर्श न्यायाधीश क्या होते हैं? ये मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक तो सीजेआई हो गया, ठीक है, और बाकी क्या है भाई, 33 अन्य जज हैं। मान लीजिए आज की बात करें, यहां पर 10 ऐसे जज हैं जिनका आज 65 साल कंप्लीट हो जाएगी, यानी सारे क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो कितने रेगुलर हैं? 23। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई अहम फैसला सुनाना था, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अगले दिन फैसला सुनाना या 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो फिर क्या करेगा? जो सीजीआई होता है, सीजीआई वो नए जज की तो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये तो सलाह देगा, वो चेक भी करना पड़ेगा सारा, भाई किसको कितना एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल का, 10 साल का। तब तक मान लीजिए जो सीजीआई है वो क्या करेगा? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के पास जाएगा और वहां से कहेगा, भाई आपके पास से मेरे को 5 जजों की सख्त जरूरत है, उनको कहां अपॉइंटमेंट कर दीजिए, वो भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 5 वहां से ले आया, 10 ही जरूरत थी। 2 मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से ले आया, 3 मान लीजिए तमिलनाडु से। यानी जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अपनी कोरम गणपूर्ति को पूरा करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आप तयदर्श न्यायाधीश बोलते हैं। वो जितने दिन के लिए आए उसके बाद क्या हो जाएंगे? वो वापिस अपने जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, क्या यहाँ पर मैक्सिमम उनको 2 साल ही रख सकते हैं उसमें, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये मान लीजिए कोई 50 साल का है और उसको तयदर्श न्यायाधीश कर दिया गया, वो तो अब कह दिया मैं 65 वर्ष तक क्या रहूंगा? सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा। नहीं, वो सिर्फ 2, मैक्सिमम कितने साल तक? 2 साल तक वो वहां पर रह सकता है, इसका मतलब है। हाँ, और जब तक उनका काम नहीं होता तब तक वो अपना यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना। तयदर्श न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट जो है अधिकतम कितने साल तक रहेगी? तो याद रखना 2 वर्ष तक। मैक्सिमम 2 वर्ष तक ही रहेगी, इस पॉइंट्स को याद रखना। तो चलिए आज, हाँ, एड होक्स, एड होक्स, एडोल्फ, तयदर्श जो न्यायाधीश हैं इनकी अपॉइंटमेंट। चलिए आज इतना करना है, बाकी आप जो करेंगे अगले क्लास। ओके।